इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो। यहाँ पर आप लोग केमिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिक एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ते हो। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताई थी कुछ बेसिक डेफिनेशन जिनका यूज आप लोग करने वाले हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। और मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था कि किस पैटर्न के अंदर, किस सीक्वेंस के अंदर आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और किस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैटेगराइज करते हो 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 3 of electrochemistry। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है या फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पास गैल्वेनिक सेल क्या होता है, रिवर्सिबल सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। किस सेल के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो और किसके अंदर आप लोग केमिकल को इलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, सबकी हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे। आपको सबको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल को आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और सिर्फ बेसिक आइडिया पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपने सेल को रिप्रेजेंट करते हो, इसको बाद में डिटेल के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर सेल की, जहां पर आपके पास क्या थे, 2 आपके पास थे इलेक्ट्रोड, पास जिंक का था, ये पास कॉपर का आपके पास इलेक्ट्रोड था। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जिंक के इलेक्ट्रोड से कहां पर जा रहे थे, कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहे थे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जिंक के इलेक्ट्रोड से जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास यहां पर क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, तब भी यहां से जा रहे हैं। और अगर आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो दैट मींस आपके पास यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जहां पर जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, एनोड बोलते हो। और एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, पास यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। सेम उसी तरीके से अगर कॉपर के पास यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज यहां पर जा रहा है तो यहां पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसको क्या बोलते हो, कैथोड भी बोलते हो। अब इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो कि एनोड को मैंने यहां पर कहां बनाया है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बनाया है। कैथोड मैंने कहां बनाया है, राइट हैंड साइड के अंदर बनाया है। और इनकी पोजीशन मैटर करती है कि किस टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपके पास एनोड किस साइड में प्रेजेंट है। अगर आपका ये एनोड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल बोलते हो। लेकिन अगर आपके एनोड की पोजीशन चेंज हो जाती है और आपका एनोड कहां चला जाता है, राइट हैंड साइड के अंदर चला जाता है, कैसे जाता है उसकी बात करने वाले हैं, क्यों जाता है उसकी भी बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। लेकिन अगर आपका एनोड राइट के अंदर चला जाए तो क्या बोलने वाले हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलने वाले हो। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और गैल्वेनिक सेल के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको पता होगा, डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। लेकिन वो किस तरीके से काम करता है वो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों को बेसिक से बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। पर बेसिक्स बहुत जरूरी है, तभी आप लोग एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अब यहां पर मैंने क्या यूज किया था, मैंने यूज किया था सोल्ट ब्रिज को। लेकिन अगर मैं इस सेल को बार बार ड्रॉ करने बैठूंगा तो मेरा बहुत टाइम खराब हो जाएगा। यानी कि आपको एक शॉर्ट तरीका चाहिए कि किस तरीके से आप लोग इस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आप लोग उसे बाद में जल्दी जल्दी यूज भी कर पाओ। तो यहां पर मैंने यूज किया सोल्ट ब्रिज को। तो सोल्ट ब्रिज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, सेल रिप्रेजेंट करते हुए डबल लाइन से। सोल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन। और लेफ्ट साइड आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, एनोड है, एनोड का हाफ सेल है, यहां पर पास क्या है, कैथोड का हाफ सेल है, बीच में पास क्या होता है, सोल्ट ब्रिज होता है। सोल्ट ब्रिज मैंने यहां पर क्या दिखा दिया, डबल लाइन दिखा दिया। उसके पास आपके पास यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड, यहां पर पास क्या है, सॉल्यूशन है। यानी कि आपके पास सॉलिड स्टेट भी, आपके पास यहां पर क्या एक्वा स्टेट भी है। जब भी आपके पास फेज का चेंज होगा वहां पर आप लोग क्या लगाओगे, सिंगल लाइन को शो करने वाले हो। फेज बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एबीसी याद करना है। एबीसी याद करके आप लोग सब कुछ आराम से याद कर सकते हो। ए का मतलब पास यहां पर क्या होने वाला है, एनोड होने वाला है। बी का पास यहां पर क्या होने वाला है, ब्रिज होने वाला है। सी का पास क्या होने वाला है, कैथोड होने वाला है। यानी कि पहले क्या आएगा, एनोड आएगा, फिर क्या आएगा, ब्रिज आएगा, फिर क्या आएगा, कैथोड आएगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए ही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास वोल्टेक सेल के लिए ही हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपके पास ये सारी चीजें क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती हैं। कैसे हो जाएंगी उन सब की बातें करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर के अंदर बनेगी। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। तो जिस सेल को हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर आपके पास जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। डैनियल सेल एक टाइप का क्या होता है, आपके पास गैल्वेनिक सेल ही होता है। आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं 3 टाइप के। क्या गैल्वेनिक सेल होने वाला है, रिवर्सिबल होने वाला है और आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक होने वाला है। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो, डैनियल सेल को पढ़ते हो। डैनियल सेल किसको बोलते हो, जिसके अंदर पास क्या होता है, जिंक का और कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। इसको आप लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब इस सेल को आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट, यहां पर बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पर
क्या हो रहा है आपके पास, जिंक का जो एटम है ये आपके पास कहां जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, यानी कि जिंक का जो आपके पास एटम है ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ के जा रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़कर जा रहा है। और यहां पर बस क्या हो रहा है, जो कॉपर के आपके पास 2+ के आयन है सॉल्यूशन के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन को करेंगे गेन और ये कहां चले जाएंगे आपके पास, कॉपर सॉलिड के अंदर चले जाएंगे। यानी कि जिंक सॉलिड कहां जा रहा है, जिंक एक्वस के अंदर जा रहा है और आपके पास जो कॉपर है कहां जा रहा है आपके पास, ये कॉपर सॉलिड में जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं जिंक एक्वस, तो किस फॉर्म में रहेंगे, ये आपके पास रहने वाले हैं ZnSO4 के अंदर। यानी कि बेसिकली आपका जिंक कहां पर जा रहा है, ZnSO4 के अंदर जा रहा है। सेम उसी तरीके से आपका जो कॉपर सल्फेट है वो आपके पास कहां पर जाएगा, कॉपर के अंदर जाएगा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो आपको ध्यान रखना है ABC का। ए मतलब क्या है, एनोड, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि पास क्या हो रहा है, ZnS आपके पास कहां जा रहा है, ZnSO4 के अंदर जा रहा है। Zn0 ऑक्सीडेशन कहां जा रहा है, पास +2 में जा रहा है, यानी क्या हो रहा है आपके पास यहां पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि क्या हो रहा है आपके पास यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आप लोग क्या लगाओगे, डबल लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करेगा आपके पास यहां पर फेज बाउंड्री को। और अगर आप लोग सॉलिड से जा रहे हो एक्वस के अंदर तो आपको बीच में यहां पर क्या लगानी पड़ती है, फेज बाउंड्री के लिए सिंगल लाइन भी आपको लगानी पड़ती है। सेम आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट आपके पास कहां जा रहा है, कॉपर जा रहा है, यानी कि आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ कहां जा रहा है, कॉपर 0 के अंदर जा रहा है। और अगर आपके पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बस यहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आपने यहां पर क्या दिखाया, ये दिखाया एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ये आपने क्या दिखाया, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, क्या दिखा दिया, बीच में आपने ब्रिज दिखा दिया है। अब आपको इस तरीके से याद नहीं रखनी चीजों को, आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड याद रखना है और वो वर्ड आपके पास यहां पर क्या है, लोन। आपको ये वर्ड याद रखना है। आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस टाइम पे पास कहां होता है, एनोड के ऊपर होता है। और एन मतलब आपके पास क्या है, एनोड के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। एल मतलब होने वाला है लेफ्ट, ओ का मतलब क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब क्या होगा, एनोड। एन का मतलब क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। बिल्कुल इसका उल्टा आप लोग क्या लिख सकते हो, राइट हैंड साइड के अंदर रिडक्शन होगा, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। राइट हैंड साइड के अंदर रिडक्शन होगा, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर आपको रिएक्शंस भी लिखनी है हाफ सेल के ऊपर कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, तो उसको भी आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि Zn सॉलिड कहां जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है, एक्वस फेज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जा रहा है। यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कहां चला जाएगा, कॉपर सॉलिड के अंदर चला जाएगा। अगर आपको लिखनी है नेट रिएक्शन, आप लोग क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। लेकिन ऐड आपको इस तरीके से करनी है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट हो जाए और आपके पास क्या निकल जाएगी, एक नेट रिएक्शन निकल जाएगी विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने होते हैं। लेकिन जितनी भी बातें आपने भी पढ़ी है सारी सारी किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए ही वैलिड है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पास रिवर्स हो जाने वाली हैं। कैसे रिवर्स होंगी उसके बारे में बात करने वाले, लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एनोड के ऊपर हमेशा क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। सिर्फ इस चीज को याद रखो कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और एनोड के ऊपर हमेशा आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज होने वाला है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। अब एनोड की पोजीशन क्या होगी, वो लेफ्ट के अंदर होगा या राइट के अंदर होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होने वाला है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ बातें आपको जाननी चाहिए कि आखिर ड्राई सेल क्या होता है, बैटरी किस तरीके से काम करती है। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि बैटरी किस तरीके से काम करती है तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बड़े आराम से समझ पाओगे और जितने पढ़ने वाले हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस उसको भी आप लोग बड़े आराम से समझ पाओगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस सेल की, मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। तो आपके पास क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, पास क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, क्या कैथोड है, पॉजिटिव चार्ज है, रिडक्शन हो रहा है, ये क्या है, एनोड है, नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। हाफ सेल रिएक्शन भी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है हमेशा कि whenever an oxidation reaction occurs there has to be a reduction reaction and vice versa। इस लाइन को समझने के लिए मान लेते हैं कि आपके पास जो ये सेल है ये सिर्फ और सिर्फ आधा है, यानी कि इतना पोर्शन आपके पास है ही नहीं, ना ही आपके पास कोई सोल्ट ब्रिज है, ना ही आपने यहाँ पर कोई वायर लगाई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लिया है, एक बीकर लिया है। बीकर में पास क्या है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिया। तो क्या उस केस के अंदर भी आपके पास जो जिंक के एटम है ये सोल्यूशन के अंदर Zn2+ के अंदर कन्वर्ट होंगे या फिर नहीं? अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीकर के अंदर ZnSO4 लोगे, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड डालोगे, तो क्या उस केस के अंदर भी आपके पास Zn2+ के अंदर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ेंगे? तो ऐसा नहीं होने वाला है अगर आपके पास ये वाली चीजें नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपके पास रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और अगर रिडक्शन नहीं हो रहा तो आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी डेफिनेटली नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्या होती है, एक साथ में ही होती है। अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास रिडक्शन रिएक्शन भी पक्का होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास जब एटम यहां पर जाएगा तो हो सकता है कि आपके पास कुछ एटम्स तो यहां पर क्या हो जाए, सोल्यूशन के अंदर मूव कर जाए, आपके पास यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसके ऊपर, मान लो एक नेगेटिव आ गया, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एक और नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर पास कुछ नेगेटिव चार्जेस आने लग जाएंगे। लेकिन जब जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जमा होंगे तो उसके बीच में आपके पास क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रोड अपने ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये मूवमेंट रुक जाएगी, इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहां पर बस क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जमा होंगे तो कहां जा रहे हैं, ये मूव करके कहां जा जाएंगे, बस कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर रुक नहीं रहे, इसीलिए आपके पास यहां पर मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन रुकेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज एक हद के ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपके
पास सिर्फ बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो आपके पास रिडक्शन भी जरूर हो रही होगी। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एक साथ में ही होती है। अब समझते हैं कि आखिर ड्राई सेल क्या होता है और किस तरीके से आपकी बैटरी काम करती है। ड्राई सेल बेसिकली कोई अलग सेल नहीं होता, जो सेल आप लोग टीवी के रिमोट में यूज करते हो, जब भी आप लोग टीवी देखते हो तो उसी टाइप के सेल को आप लोग क्या बोलते हो, ड्राई सेल बोलते हो। अब ड्राई सेल के अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसमें आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, कोई ना कोई सेल होने वाला है जिसकी वजह से आप लोग क्या कर रहे हो, जिसके अंदर आपके पास क्या हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से आप लोग क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो ड्राई सेल आपके पास कुछ इस टाइप का होता है। बस यहाँ पर क्या होती है, बीच में साइड में क्या होता है, पास इलेक्ट्रोड होती है, एक इलेक्ट्रोड पास यहाँ पर क्या होती है, बीच में होती है। जब आपके पास यहाँ होती है बाउंड्री बोलते हैं, उसका बोलते हैं एनोड, यानी कि यहाँ पर होने वाला है नेगेटिव चार्ज होने वाला है। और एनोड किससे बना होता है, Zn से बना होता है। यहाँ पास क्या होता है, कैथोड किससे बना होता है, पास ग्रेफाइट से बना होता है। कैथोड के ऊपर क्या होने वाला है, पास पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, एनोड के ऊपर क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज होने वाला है। ये आपको सारा के सारा बेसिक आइडिया पता है। तो आपको पता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, आपके पास एनोड से कहाँ पर मूव करने वाले हैं, कैथोड के अंदर मूव करने वाले हैं। तो क्या मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके पास खाली सेल के अंदर होता है। अगर आपने सेल को बाहर रखा हुआ है, आपके रिमोट के अंदर नहीं है, तो क्या उस केस के अंदर भी आपके पास एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अगर उस केस के अंदर भी वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते तो बाहर रखे रखे आपके सेल खराब हो जाते। लेकिन सेल आपके बाहर रखे रखे खराब नहीं होते, वो तभी खराब होंगे जब आप लोग उनको यूज करोगे। यानी कि सेल तभी एक्सपायर होते हैं जब आप लोग क्या करते हो, उनको यूज करते हो। इस चीज को आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो। बेसिकली आपके सेल के अंदर क्या होता है, एक आपके पास क्या होने वाला है, एनोड होने वाला है, क्या होता है, आपके पास यहाँ पर कैथोड होता है और बीच में पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग के अंदर कुछ बनने लग जाएंगे, लेकिन आपके पास ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स बनते रहेंगे। मैंने आपसे कहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन तभी होगी जब साइड में क्या हो रही होती है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है। यानी कि एनोड के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये आपके पास मूव करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ। और लेकिन ये मूव यहां पर नहीं कर पाएंगे। बीच में क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास सॉल्यूशंस के अंदर मूव नहीं कर सकते। सॉल्यूशन में मूव करता है, आपके पास आयंस मूव करते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपके पास जो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव करना तो चाहते हैं लेकिन कैथोड के पास मूव नहीं कर पाएंगे। बीच में क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है। तो अगर आप इनको मूव कराना चाहते हो तो क्या करो, यहां पर बीच में कोई ना कोई वायर लगा दो ताकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वायर के अंदर मूव कर जाए और फिर वायर से कहां चले जाएंगे, पास यहां पर पॉजिटिव के ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप लोग लगाओगे बीच में कोई बल्ब तो क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि यहां पर पास क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अगर आपने इस सेल को रिमोट के अंदर डाल दिया तो आपने उसके सर्किट को कंप्लीट कर दिया, तभी आपके पास जो बल्ब है क्या करता है, ग्लो करता है। व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द कैथोड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप एंड थस बैटरी डाई। अब ऐसा तो नहीं है कि एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते रहेंगे, कभी ना कभी तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, आपके पास कैथोड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो उस टाइम के ऊपर पास क्या होता है, सेल आपके पास खत्म हो जाता है, आपको सेल क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और यहां से आप लोग समझ सकते हो कि आपका सेल बाहर रखे रखे खत्म क्यों नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स कांट गो अप बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इफ यू डोंट यूज द बैटरी द लाइफ ऑफ द बैटरी स्टिल देयर। उसकी लाइफ खत्म नहीं होती जब तक आप लोग क्या नहीं करते, उसको यूज नहीं करते हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ थोड़े बहुत आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, बनते रहते हैं। तो अगर आप लोग इस सेल को बहुत सालों तक भी रखोगे बाहर तो शायद वो डेड हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम तक तो वो डेड कभी भी नहीं होगा अगर आप लोग उसको यूज नहीं कर रहे होते हो। अब पढ़ते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसके आपके पास क्या क्या टाइप होने वाले हैं। आपके पास क्या होने वाले हैं, 3 टाइप्स होने वाले हैं। पहला आपके पास क्या होगा, गैल्वेनिक सेल को क्या बोलते हो, वोल्टेक सेल भी बोलते हो। गैल्वेनो भी एक साइंटिस्ट था, बस क्या था, साइंटिस्ट था। दोनों के साइंटिस्ट के ऊपर नाम क्या दे दिया, इसका गैल्वेनिक सेल दे दिया और वोल्टेक सेल भी दे दिया। गैल्वेनी भी एक साइंटिस्ट था और आपके पास वोल्टा भी एक साइंटिस्ट था। वहां से आपके पास क्या निकला, ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल का वहां से नाम निकला है। यहाँ पास क्या होता है, रिवर्सिबल सेल होता है, किसी काम का नहीं होता। काम का क्यों नहीं होता उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। यहाँ से आपके पास जो ध्यान रखने की बात है, वापस क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर आपके पास केमिकल एनर्जी कहां पर जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास केमिकल के अंदर कन्वर्ट होती है और रिवर्सिबल आपके पास किसी भी काम का नहीं होता। अब अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स ध्यान से देखें, मैंने आपसे कहा था कि केमिकल एनर्जी को आप लोग इलेक्ट्रिक के अंदर तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब केमिकल एनर्जी खुद से प्रोड्यूस हो रही हो, यानी कि उन केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हो जो कैसे होती है, आपके पास स्पॉन्टेनियस होती है। अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन, कोई रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उससे आप लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती और आप उसको स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो, आप उस रिएक्शन को करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, बैटरी का यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर सकते हो। और जब भी आप लोग बैटरी का यूज कर किसी केमिकल रिएक्शन का क्या करते हो, आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक करते हो। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस भी इसी का एग्जांपल होता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से आप लोग H2O से हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस को बना सकते हो। तो अब हम लोग समझते हैं क्या कि किस तरीके से आपके पास ये सेल होते हैं, किस तरीके से काम करने वाले, कि आखिर गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है और रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल किसी काम का क्यों नहीं होता, और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर किस तरीके से आप लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक के अंदर चेंज करते हुए आए हो। तो गैल्वेनिक सेल को आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे Zn और कॉपर के, आप लोग इस सेल को पढ़ रहे थे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि Zn अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर के अंदर तो इसकी वजह जो आपके पास यहां पर करंट प्रोड्यूस होता है उसका तो आपके पास
पास होने वाला ई नोड सेल के पास क्या होता है 1.1 वोल्ट होता है। ये कैसे निकलता है, ई नोड सेल क्या होता है, ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, उन सब की बात करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये आपके पास 1.1 क्यों आया, जैसे ही आप लोग इनको चेंज करोगे तो ये चेंज क्यों हो जाता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोग बस मान लो कि इसका जो आपके पास होने वाला है ई नोड सेल पास क्या होता है, ये 1.1 वोल्ट होता है। अगर आप लोग इस सेल के ऊपर अलग से क्या लगा दोगे, एक और बैटरी को लगा दोगे। आपने यहां पर क्या लगा दिया, एक बैटरी को लगा दिया। अब बैटरी क्या होती है ये बात आपको पता है कि बैटरी के अंदर एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है, और कैथोड के ऊपर होने वाला है पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। इस पॉजिटिव चार्ज का काम क्या होता है कि अगर आपके पास यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, और पुल करने के बाद यहां से कर देगा वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा देगा। तो बेसिकली बैटरी किस तरीके से काम करती है ये बात आपको पता है। तो आपने यहां पर कुछ नहीं किया है, अपने सेल के ऊपर आपने यहां पर क्या कर दिया, एक और नया सेल लगा दिया है। एक और यहां पर क्या कर दिया आपने, यहां पर एक और नया सेल लगा दिया। यहां पर पास क्या होने वाला है, नेगेटिव, यहां पर क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। इस सेल के पास क्या था, आपके पास यहां पर Zn, यहां पर क्या था, कॉपर था। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का मूव कर रहा है पास Zn से कॉपर की तरफ मूव कर रहे थे। अगर इसका ई नोड सेल 1.1 वोल्ट है और जो आपने यहां पर बाहर बैटरी लगाई है, इसका जो आपके पास ई नोड सेल होने वाला है, अगर ये 1.1 वोल्ट से कम हुआ, यानी कि नीचे वाले जो आपके पास सेल है इसके ई नोड सेल से आपका जो ई एक्सटर्नल पास क्या है, कम है। अगर ये आपके पास कम होगा तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है, इस केस के अंदर आपका जो सेल है क्या करेगा, आपके पास यहां पर डोमिनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से यहां पर होने लग जाएगा। अगर आपके पास ऊपर वाली बैटरी डोमिनेट करे तो बस यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू क्या करता, कॉपर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर खींचेगा यहां से मूव कराएगा और मूव कर कहां पहुंचा देगा, वो Zn के ऊपर पहुंचा देगा। यानी कि अगर ये बैटरी काम कर रही होती है, आपने इस बैटरी को इस तरीके से सेटअप किया हुआ है कि अगर ये बैटरी डोमिनेट करी तो उस केस में बस क्या होता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ हो जाता। लेकिन रियलिटी के अंदर क्या होता है, पास जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है उसमें क्या होता है, पास Zn से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अगर आपके पास ये खुद से रिएक्शन होगी तो क्या होता है, पास ई नोड सेल क्या होता है 1.1 वोल्ट होता है। अगर आपके पास एक्सटर्नल बैटरी कम होती है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो को रिवर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास ये ई एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, आपके पास नीचे वाले ई नोड सेल से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेगी, आपके पास ऊपर वाली बैटरी डोमिनेट करेगी। और अगर ये डोमिनेट करेगी तो क्या होगा, आपके पास यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां से खींच लेगा, कॉपर के से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहां से मूव कराएगा, वो कहां करा देगा, आपके पास यहां पर Zn की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगा। तो उस केस के अंदर आपके पास जो कॉपर है वो वहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां पहुंच जाएगा, पास Zn के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि अब आपके पास कॉपर के पास क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि कॉपर की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है। यानी कि आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हो, एनोड बोलते हो। एनोड पर क्या होता है, पास यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या बन जाएगा, पास यहां पर बन जाएगा कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली आपके पास जो एनोड पहले कहां पर था, लेफ्ट हैंड साइड में था, वो कहां पहुंच गया, राइट हैंड साइड के अंदर पहुंच गया। और अगर आपका एनोड राइट हैंड साइड में होता है उसे आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हो। और अगर आपके पास जो एनोड है ये कहां होगा, लेफ्ट साइड के अंदर होगा, इसको आप क्या बोलने वाले हो, इसको आप लोग बोलने वाले हो गैल्वेनिक सेल बोलने वाले हो। इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम Zn टू कॉपर। Zn क्या होने वाला है, एनोड यानी कि नेगेटिव होने वाला है, कॉपर क्या होगा, कैथोड यानी कि पॉजिटिव होने वाला है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, आपके पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी। अब रिवर्सिबल सेल क्या होता है, अगर आपके पास एक्सटर्नल बैटरी क्या होने वाली है, एग्जैक्टली सेम इसी वोल्टेज की होगी, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर पुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बैटरी क्या करेगी, इसको यहां पर पुश करने की कोशिश करेगी। और क्योंकि ये आपके पास बिल्कुल बराबर है तो ना तो ये वाला होने वाला है ना ही आपके पास ये वाला होने वाला, यानी कि इस सेल के अंदर कोई मूवमेंट होगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, और ये किसी भी काम का होने वाला है नहीं। यानी कि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नो केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही तो वो आपके किस काम के, यानी कि रिवर्सिबल को आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हो। और क्यों नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आपको समझ गए कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही है। लेकिन अगर आपके पास होगा ये एक्सटर्नल ज्यादा तो क्या करेगा, आपके पास ये वाली बैटरी डोमिनेट करेगी। और अगर ये डोमिनेट करेगी तो आप लोग क्या कर रहे हो, इस नॉन स्पॉन्टेनियस फ्लो को आप लोग क्या कर रहे हो, करवा रहे हो। यानी कि आपने क्या किया, एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से आपने एक ऐसी केमिकल रिएक्शन कराई जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं होती। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, जो कि जनरली नहीं होता, जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। यहां पर जिंक क्या बन गया, आपके पास कैथोड बन गया, या पास क्या बन गया, एनोड बन गया। अब क्योंकि यहां पर जिंक क्या बनने वाला है, कैथोड बनने वाला है, यानी कि रिडक्शन आपके पास यहां पर हो रहा है, जिंक का आपके पास रिडक्शन हो रहा है। अगर आपके पास कॉपर भी होता है तो जिंक का रिडक्शन नहीं होता, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये आप लोग पहचान पाओगे, आप लोग क्या पढ़ लोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल पढ़ लोगे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। किस तरीके से आप लोग निकालते हो ई नोड सेल को, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, इन सब की बातें हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।